मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हिंदी की प्रैक्टिस जो है आपको लगातार सोहन इंस्टीट्यूट पर क्रम से मिल रही है और उसी के क्रम में आइए आज आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है। लुटिया डूबना का अर्थ क्या होता है? सारा काम चौपट होना। ऑप्शन बी में दिया है सब्ज बाग दिखलाना का क्या मतलब होता है? हरा भरा करना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो देखिए, लुटिया डूबना का अर्थ होता है सारा काम चौपट हो जाना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। माई का लाल अर्थात साहसी व्यक्ति। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन बी में दिया है सब्ज बाग दिखलाना का मतलब हरा भरा करना नहीं होता, इसलिए यही जो है आपका गलत है। इसलिए ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और काफ़ी विवादित भी रह चुका है यह प्रश्न। इसलिए जानबूझकर हमने इसे जो है इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जिससे कि आपका जो है कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो सके। देखिए, पूछ रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन बी में दिया है यमक, ऑप्शन सी में दिया है श्लेष अलंकार और ऑप्शन डी में दिया है रूपक। देखिए, यूपी टेट का यह विवादित प्रश्न है पूरी तरह से। देखिए, दो विकल्प आपके सामने पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अन्योक्त और यमक अलंकार दोनों नहीं होगा। अब बात आती है श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार। देखिए, इन्हीं दो विकल्पों में काफ़ी विवाद रह चुका है। यूपी टेट की परीक्षा में यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए सही से तो इसमें जो है श्लेष अलंकार है, लेकिन रूपक अलंकार भी इसमें है। तो दोनों अलंकार इसमें मौजूद हैं। फिलहाल अगर सही से देखेंगे तो इसमें श्लेष अलंकार ही है। इसलिए दोनों विकल्पों में आप जो है प्रायोरिटी जो है आप श्लेष अलंकार को देंगे। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा। हालांकि रूपक अलंकार को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें रूपक अलंकार भी है, लेकिन प्रायोरिटी आपको श्लेष अलंकार को ही देनी है क्योंकि इसमें पूरी तरह से श्लेष अलंकार है। लेकिन राधा नागरी में जो है रूपक अलंकार है। सिर्फ एक पंक्ति राधा नागर में ही इसमें जो है रूपक हो जाता है, बाकी अगर देखें तो इसमें श्लेष अलंकार ही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, यदि एग्ज़ाम में यह पंक्ति फिर से रिपीट होती है तो निश्चित ही आप श्लेष अलंकार ही लगाएंगे। हालांकि इस पर जो है यूपी टेट की परीक्षा जब कंडक्ट हुई थी तो इसको जो है पूरी तरह से कॉमन कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो देखिए, आसान प्रश्न है आपके लिए। गौशाला में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका जो सही उत्तर होगा। देखिए, अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो है समय समय पर उनको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और जितना हो सकता है अपने मित्रों में क्लास को शेयर अवश्य करें। चलिए, समास से यह दूसरा प्रश्न, देशभक्ति में कौन सा समास है?
ऑप्शन ए में दिया है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी में दिया है द्विगु समास। देखिए द्वंद्व समास नहीं होगा, कर्मधारय समास भी नहीं होगा और द्विगु समास भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्व में जो है संख्यावाची शब्द नहीं है। फिलहाल इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। देखिए जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है प्राक, ऑप्शन बी प्राग, ऑप्शन सी प्रा और ऑप्शन डी में दिया है प्रगति। देखिए कुछ लोग प्राग पर जाएंगे, लेकिन यह गलत उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर होगा। बी, सी और डी नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास किसकी कविता है। मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास किसकी कविता है। मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए मुक्तिबोध भी नहीं होगा, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, ए बी सी तीनों नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तुलसीदास जो कविता है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद, ऑप्शन बी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी में दिया है मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी में दिया है श्रीधर पाठक। तो देखिए वैदेही वनवास बहुत ही चर्चित रचना है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। चार विकल्प आपके सामने हैं और देखिए बहिष्कार का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी में जो दिया है बहि और कार मिलकर जो है बहिष्कार शब्द की निष्पत्ति हुई है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है पहिया, ऑप्शन बी लिखावट, ऑप्शन सी पखावज और ऑप्शन डी में दिया है मंझधार। निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पहिया, ऑप्शन बी लिखावट, ऑप्शन सी पखावज, ऑप्शन डी मझधार। तो देखिए पुल्लिंग शब्द जो है पहिया जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। या, छ और त्र और या ज्ञ, इसमें से पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है या जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि छात्र और ज्ञ ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में दिया है द्विगु समास, ऑप्शन बी में दिया है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी में दिया है बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी में दिया है द्वंद्व समास। तो देखिए मृत्युंजय पद में जो है बहुब्रीहि समास है, इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अल, अलन और या फिर अलम। देखिए अल दो जगह पर है, ऑप्शन ए और बी, लेकिन देखिए ए में जो है हलंत लगा है, बी में नहीं लगा है। और आपसे पूछ रहा है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ए बी और सी तीनों नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अलंकार में जो है अलम उपसर्ग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न आज यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जितना हो सकता है आप अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का जो है पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। रेखांकित शब्द जो है पुस्तक है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में दिया है सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी में दिया है गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन और ऑप्शन डी में दिया है संबोधन अव्यय। तो देखिए यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द जो है पुस्तक है, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। देखिए सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन है और स्त्रीलिंग है, इसलिए आपका जो विकल्प सही होगा ऑप्शन ए ही इसका जो है सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए 14वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विश्लेषण शब्द का जो है विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है विवेचन, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी व्याख्या और ऑप्शन डी में दिया है विभाजित। तो देखिए विश्लेषण शब्द का जो विलोम होगा वो ऑप्शन बी में दिया है, विश्लेषण का जो है संश्लेषण होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। कंठ, दंत, मूर्धन्य या फिर अनुनासिक। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कंठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी अनुनासिक। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दंत जो है इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। सा, खा, सा, आबा, सा, चा, छा, जा या फिर यारा, लावा। तो देखिए आपसे ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है और वो जो है ऑप्शन ए में दिया है सा, खा और सा, ये जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है गलत है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 3 सही है, एक विकल्प जो है गलत है। आपको उसी विकल्प का जो है चयन करना है और आपसे पूछ रहा है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है या फिर गलत है। तो देखिए संस्कृत के 4 अध्याय ऑप्शन ए में दिया है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन बी में दिया है रसज्ञ रंजन, क्या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन सी में दिया है स्कंदगुप्त, क्या लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और ऑप्शन डी में दिया है अशोक के फूल, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो देखिए संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है, यह बिल्कुल सही विकल्प है। रसज्ञ रंजन भी देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, यह भी सही है। जबकि स्कंदगुप्त जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यह भी आपका सही है। तो देखिए स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। बाकी अगर देखेंगे संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण का नहीं है, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, अशोक के फूल भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसलिए आपको गलत विकल्प का जो है चुनाव करना था। ऑप्शन सी ही इसका जो है गलत उत्तर होगा, लेकिन यहाँ आपसे गलत विकल्प का जो है चुनाव पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रित का विलोम क्या है। अनृत, वक्र, विकीर्ण या फिर अनैक्य। देखिए विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है कि रित का जो है विलोम क्या होगा। अनृत, वक्र, विकीर्ण या फिर अनैक्य। देखिए कुछ लोगों ने रित का जो है वक्र माना है, कुछ लोगों के जवाब भी देखिए आ रहे हैं। देखिए रित का जो विलोम होगा वो अनृत होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर होगा। रित का अर्थ होता है सत्य और अनृत का अर्थ होता है असत्य, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। यदि आप किसी और विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो निश्चित ही आप गलत हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिगत या फिर अनधीन। देखिए अत्यधिक का विलोम क्या होगा आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है अत्यल्प, ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन सी अनाधिकत, ऑप्शन डी में दिया है अनधीन। तो देखिए अत्यधिक का जो विलोम होगा ऑप्शन ए में दिया है अत्यल्प। अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और अत्यल्प का मतलब होता है बहुत कम, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आप लोगों के सुझाव भी हमें लगातार मिल रहे हैं, तो जितना हो सकता है क्लास को आप शेयर करें। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर जो है